हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMA स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जांगिर। आज हम हमारी GST रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। आज इस लेक्चर के अंदर अपन चेक पॉइंट नंबर 4 और चेक पॉइंट नंबर 6 समझेंगे कि उनका क्या मतलब है। चेक पॉइंट नंबर 4 जो है वो अपना टैक्सेबल पर्सन आता है और चेक पॉइंट नंबर 6 अपना वैल्यूएशन से है। मैंने, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही हो तो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। मैंने आपको एक फ्लो ऑफ GST पढ़ाया था जिसके अंदर 13 चेक पॉइंट्स दिए थे मैंने CS वालों के लिए, और CMA वालों के लिए मैंने कहा था कि 10 चेक पॉइंट्स है। क्या है चेक पॉइंट्स थे? सबसे पहले अपन को ये चेक करना था कि वो जो जिस चीज मतलब जो एलिमेंट है वो गुड्स है या फिर सर्विस है या फिर दोनों है। अगर वो दोनों में से कुछ भी एक है तो फिर अपन को ये चेक करना था कि वो जो गुड्स है क्या उनकी सप्लाई हो रही है। अगर उनकी सप्लाई हो रही है तो अपन को ये देखना था कि वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो रही है नहीं हो रही है। फिर अपन को ये चेक करना था कि अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो रही है तो क्या वो टैक्सेबल पर्सन कर रहा है। फिर उसके बाद ये देखना था क्या वो 100% एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जो एग्जेम्पशंस है उनके अंदर तो नहीं आ रहा। फिर उसके बाद में जब अपन को पता चल जाता है कि नहीं वो नोटिफिकेशंस के अंदर भी नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद में अपन ये चेक करते हैं कि जो अपनी वैल्यू क्या होगी सप्लाई की। और फिर वैल्यू जैसे ही पता चल जाएगी, वैल्यू अपन को सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग अपन को पता चलेगी। आज अपन इसी को पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से बेसिकली हमेशा आपका एक फिक्स क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, राइट। फिर उसके बाद में मैंने क्या कहा था, जैसे ही अपन को पता चल जाएगी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ये होगी तो अपन को उसके बाद पता करना पड़ेगा कि किस रेट पे उस पर GST लगेगा और कौन लाइबल होगा GST पे करने को गवर्नमेंट को। अगर सप्लायर पे कर रहा है तो उसको फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं, अगर रिसिपेंट पे कर रहा है तो उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं, और अगर थर्ड पार्टी को अगर चार्ज कर रही है तो उसको स्पेशल प्रोविजन अंडर GST कहते हैं। जैसे ही जब अपन ने ये पता चल गया कि अब किसको टैक्स पे करना है, फिर उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि वो जो सप्लाई है वो किस टाइम पे अपन सप्लाई मानी जाएगी, द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और अ टाइम ऑफ सप्लाई किस टाइम पे मानी जाएगी। फिर उसके बाद में जितने भी प्रोविजंस थे, छोटे मोटे चुटर मुटर जो टॉपिक्स थे, जैसे ऑडिट हो गए, इनवॉइस हो गया, मैनर ऑफ पेमेंट, रिटर्न, रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन, रिफंड और ITC जैसे चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे। और CS वालों के लिए ये 3 टॉपिक्स भी है, असेसमेंट एंड इंस्पेक्शन अंडर GST, अपील एंड एडवांस रूलिंग और इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अदर प्रोसीजर्स। ये सारी चीज़ें अपन इसमें आज पढ़ने वाले हैं, है ना। अब इसके अंदर से मैंने आपको जैसे बताया अपन चेक पॉइंट नंबर 4 और चेक पॉइंट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। चेक पॉइंट नंबर 4 क्या है? चेक पॉइंट नंबर 4 का मतलब है टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए जो सप्लाई कर रहा है। अब अपन टैक्सेबल पर्सन से क्या समझते हो? आपकी टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन जो है अपन को डेफिनेशन चैप्टर सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 107 के अंदर दी गई है। क्या कहा है? टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन नंबर 24। अब इस डेफिनेशन को आप, ये डेफिनेशन मैंने एक लाइन में पढ़ दी है, अब आप इसको छोटा छोटा पढ़ के और एक एक चीज़ का मतलब सुनो। देखो, टैक्सेबल पर्सन जिसकी डेफिनेशन अपन पढ़ रहे, मीन्स मतलब फिक्स डेफिनेशन है, इसके अंदर इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, इसके अंदर और कुछ नहीं आएगा। अ पर्सन कोई भी इंसान, हु इज़ रजिस्टर्ड, हु इज़ रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि वो खुद से रजिस्टर्ड है, या तो खुद से रजिस्टर्ड मतलब वॉलेंटरी रजिस्टर्ड है वो रजिस्ट्रेशन GST इसके अंदर, है ना। और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जैसे ये रिवीजन सीरीज चल रही है तो ऑब्वियस है कि आप एक बार तो पढ़ के आए होंगे यहाँ पे, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पढ़ा हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से पढ़ाने का। जो सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 24 जो है वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के सेक्शंस है, जिसके अंदर अपन को ये बताता है कि कौन लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन नंबर 23 अपन को ये बताता है कौन लाइबल्स नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और सेक्शन नंबर 24 ये बताता है कि कौन कौन लोग हैं जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइबल रहते हैं। तो इस डेफिनेशन से अपन क्या समझते हैं? इस डेफिनेशन से अपन ये समझते हैं कि टैक्सेबल पर्सन का मतलब है वो पर्सन जो या तो खुद से वॉलेंटरी रजिस्टर्ड है ना, या फिर जो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 22 और 24 के अकॉर्डिंग, उसको अपन टैक्सेबल पर्सन कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, GST पे करने की लिमिट नील होती है। GST हर इंसान को पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आज आप हो, आज नॉर्मल आप छोटे से बच्चे हो, 18 साल के, 20 साल के छोटे छोटे बच्चे हो, है ना। अब इस एज में अगर आप फॉर एग्जांपल डोमिनोज़ खाना खाने जाते हो, ठीक है, डोमिनोज़ में गए, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, तो जब आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा तो आप नोटिस करते हो कि उस पर भी GST चार्ज होके आता है। लाइक आप कोई टैक्सेबल लिमिट क्रॉस थोड़ी कर गए हो। तो
जीएसटी पे करने की कोई लिमिट नहीं होती, जीएसटी हर अमाउंट पे होता है, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट होती है, रजिस्ट्रेशन कराने की 10, 20 और 40, 10 लाख जो अपनी होती है एक एक होती है 20 लाख और एक होती है 40 लाख, गुड्स के केस में, सर्विस के केस में और टोटली सर्विस के केस के अंदर ये अपनी लिमिट्स होती है। अगर आपको याद नहीं आ रही हो तो अपन इसको आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ लेंगे अच्छे से। अभी आप इतना याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट होती है अंडर जीएसटी वो 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख होती है अपने लिए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है वॉलेंटरी, अगर किसी एक्ट में आप इस जीएसटी एक्ट में रजिस्टर हो रहे हो तो। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो मैं ये इतना छुपा देती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आंसर क्या होगा, राइट। ऐसे छुपा देती हूँ, ये एक चीज़ दिख रही, कोई बात नहीं, ठीक है। सीरियल नंबर दे रखा है मैंने, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है और एक मिस्टर सी है और एक मिस्टर डी है, ठीक है। इनकी लिमिट ये कौन सी रजिस्ट्रेशन की लिमिट के अंदर फॉल करते हैं? मिस्टर ए 10 लाख वाली में करते हैं, मिस्टर बी जो है वो 20 लाख वाली में करते हैं, मिस्टर सी जो है वो 40 लाख में करते हैं और मिस्टर डी जो है वो भी 40 लाख में करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात, मिस्टर ए जो है वो 10 लाख की लिमिट में फॉल कर रहे हैं और उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 12 लाख हो चुका है, तो मतलब वो लायबल तो है रजिस्ट्रेशन के लिए, और उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा या नहीं कराना होगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वो टैक्सेबल पर्सन भी कहेंगे, क्योंकि टैक्सेबल पर्सन ये नहीं कहता कि जीएसटी लिमिट क्रॉस करी है नहीं करी, टैक्सेबल पर्सन ये कहता है कि जो टैक्सेबल पर्सन वो होगा जो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए लायबल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में मिस्टर बी। मिस्टर बी का केस में क्या होगा, 20 लाख रुपए उनकी लिमिट है, ठीक है। उनका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 18 लाख का ही है, तो मतलब वो जो लायबल तो नहीं है वो जीएसटी पे करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करा लिया। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वो भी टैक्सेबल पर्सन बन गए। अब आप बोलोगे कि सर मैम ये वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं लोग बाग? वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन इसलिए कराते हैं जिससे एक अच्छी गुडविल बने, जैसे कि आज आप 10 लोगों के बीच में खड़े होते हो फॉर एग्जांपल, और सब लोग कहेंगे कि है ना हम सीए बन गए, हम सीएमए बन गए, हम सीएस बन गए, या फिर हम इस पोस्ट पे, हमारा पैकेज इतना है, हम इतना काम कर सकते हैं, हमने 10 लाख रुपए का काम करा हुआ है एक बार के लिए। लेकिन अब आप जो हो, आप अभी तक अंडर उसके अंदर हो ना, मतलब अभी तक आप बने नहीं हो, थोड़े से टाइम में आप भी बन जाओगे। लेकिन वो जो आपको थोड़ा सा पीछे बैकवर्ड्स मूवमेंट जो लगता है ना, वो उस चीज़ को हटाने के लिए कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि आप केटरिंग की सर्विस करते हो, राइट। आपको पास में कोई ऑर्डर आया, आपको कहा है कि 5000 स्टूडेंट्स के लिए आपको खाना बनाना है, ठीक है। तो मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं 5000 का बना दूँ, लेकिन मैं एक बार के लिए ले लूँगा जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेरी रेपो, मेरी गुडविल के सवाल है कि आज मेरे पास 5000 का ऑर्डर आया है, कल अगर कभी मैम को 10,000 स्टूडेंट्स का खाना बनवाना हो तो वो मेरे पास तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती, राइट। तो मैं अपने जो चैलेंजेस को फेस करने के लिए या फिर अपने जो फ्यूचर में आने वाले जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको बुक करने के लिए मैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करा के भी जो जो ज़्यादा प्रोविजंस और ज़्यादा अपन को बुक्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जो अपन को मेंटेन करने पड़ते हैं, मैं उनको भी एक बार के लिए एक्सेप्ट करता हूँ, राइट। इस वजह से अपन वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करते हैं। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन के बहुत फ़ायदे हैं और बाकी अपन इसको आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। अभी आपको इतना ध्यान देना है कि अगर वॉलेंटरी भी इंसान कोई रजिस्टर करता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो कम है टैक्सेबल लिमिट से, तो भी वो टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में 40 लाख है, 42 लाख कमा लिया उसने, तो वो लाइबल तो हो गया, साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया और टैक्सेबल पर्सन भी हो गया। नेक्स्ट केस वही 40 लाख रुपए उसकी टैक्सेबल लिमिट है, 35 लाख उसका एग्रीगेट टर्नओवर है, वो लाइबल तो नहीं है जस्ट बिकॉज उसका एग्रीगेट टर्नओवर टैक्सेबल लिमिट से कम है और उसने साथ में क्या वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया, तो फिर वो टैक्सेबल पर्सन भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसी के साथ में अपना ये जो चेक पॉइंट नंबर 4 है ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस नॉर्मल बेसिक जो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन है। तो आप मेरे साथ एक बार सब लोग बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर वाले क्या सोच रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, अपन को इस बार सीए सीएमए सीएस बन के ही निकलना है, ठीक है। तो साथ में बोलिए, टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन, यस, taxable person means a person who is registered or liable to be registered under section 22 और section number 24, ठीक है। वापस से, taxable person means a person who is registered or liable to be registered under section 22 और section number 24, ठीक है। चलो इसी के साथ में अपना जो चेक पॉइंट नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। अब अपन अपने चलते हैं चेक पॉइंट नंबर 6 पे। चेक पॉइंट नंबर 6 जो है वो अपना वैल्यूएशन का चैप्टर है,
ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि किस तरीके से अपन वैल्यू निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 45 लाख है, ठीक है, और जयपुर में है। अब वो क्या करते हैं, वो गोलू को है ना चिप्स प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं 100 चिप्स के पैकेट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि जयपुर का है, और मिस्टर मोलू जो है उनको भी 100 चिप्स के पैकेट प्रोवाइड करें जो कि जयपुर के हैं। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि चिप्स जो है वो गुड्स में आता है, हाँ वो गुड्स में आता है। फिर अपन ये देखेंगे क्या उस गुड्स की सप्लाई हो रही है, हाँ मैंने इसको सप्लाई करा है, मुझे कंसिडरेशन भी मिल गया है, और ये मेरे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी है, जैसे कि मैंने अपन को सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ाया है जस्ट रिसेंटली, वही है ना। तो ये सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर सप्लाई बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, हाँ भाई जयपुर में हो रहा है, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, ठीक है। फिर अपन को देखना है कि क्या ये 100% एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर आ रही है, सॉरी ये जो सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल पर्सन है। टैक्सेबल पर्सन जस्ट अभी अपन पढ़ के आए कि हाँ वो टैक्सेबल पर्सन है क्योंकि उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 45 लाख है जो कि टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, तो वो लायबल है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। क्या वो 100% एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर आ रहा है, नहीं वो 100% एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि चिप्स एग्जेम्पशन लिमिट में नहीं आती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आता है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी ये बताना है अपन को। तो अब इसी को बताने के लिए कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी वो पता करेंगे। जैसे आपको मैं एक बात बताऊँ कि ये है जो इसने 100 चिप्स के पैकेट परचेज करे, फॉर एग्जांपल मान लो कि इसकी जो प्राइस है पर चिप्स के पैकेट की वो 500 रुपीज़ है, लेकिन ये जो मिस्टर मोलू है ना ये मेरा चाचा का बेटा है, ठीक है, ये मेरे चाचा का बेटा है, तो क्या मैं इसको उसी प्राइस पे दे दूंगा 50 रुपये पे, नहीं। अब भाई चाचा का बेटा है तो थोड़ा तो प्रिविलेज देना पड़ेगा ना मुझे उसको। तो फॉर एग्जांपल मैंने उसको 50 रुपये की जगह मैंने उसको क्या कहा, तुम एक काम कर, तुम मुझे 45 रुपीज़ में दे दे, ठीक है, 45 रुपीज़ पर पीस के अंदर दे दे, तो ये मेरे हो जाएंगे 45 और 2 ये इतना आ जाएगा, राइट। तो मैं इससे चार्ज करूँगा मिस्टर मोलू जो कि मेरे चाचा का बेटा है, उससे तो मैं चार्ज करूँगी 4500 रुपीज़, लेकिन मिस्टर मोलू जो है वो मेरे चाचा का बेटा नहीं है, वो एक मेरा रेगुलर कस्टमर है, तो इससे मैं 50 रुपीज़ पर पीस के अकॉर्डिंग ही चार्ज करूँगी। 100 पैकेट्स लिए तो मैं इससे 5000 रुपीज़ लूँगी। तो मैं जैसे ही ये करके मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये राइट करने वाली थी कि मुझे इतना इतना है। अब एक बात बताओ, मैं इस पर जीएसटी चार्ज करूँगी, राइट, मैं इस पर आईटीसी क्लेम करूँगी। जब मैं इस पर आईटीसी क्लेम करूँगी तो गवर्नमेंट मुझे बोलेगी ना कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो आप, इसमें तो इतना ले लिया या फिर इसमें तो इतना ले लिया, आप ऐसे कैसे अपनी वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो उसी क्वेश्चंस को वेरिएशन जो आते हैं ना अपने, उसी चीज़ को समझने के लिए अब अपन ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात जो अपना वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई है वो अपन को ये बताता है कि अपनी जो सप्लाई की वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो उसके लिए अपने पास में सेक्शन नंबर 15 है। सेक्शन नंबर 15 के अंदर अपने पास में सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 आता है, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सबसेक्शन नंबर 1 क्या कहते हैं। जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 है ना वो अपन को ये बताता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है ना वो अपनी असेसेबल वैल्यू की इक्वल होती है। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है जिस अमाउंट पे अपन मान रहे हैं कि अपन सेल करेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल टू बी सेड सप्लायर। कि ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है कि वो प्राइस जो एक्चुअली पे करी गई है और पेबल टू द सेड सप्लायर, या फिर वो पेबल है सेड सप्लायर के लिए। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है ना वो असेसेबल वैल्यू की इक्वल होती है इफ़ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती है। कौन कौन सी, बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड पार्टी। जैसे कि मेरा ये था ना, गोलू जो था वो मेरे चाचा का बेटा था, तो ये रिलेटेड हो गया मेरा, इस वजह से ये नहीं चलेगा। और बाकी मैंने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन आपको पहले पढ़ा दी है प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं कि रिलेटेड पर्सन कौन होता है, ठीक है। बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड पार्टी, ठीक है। दूसरा है द प्राइस इज द ओनली और सोल कंसिडरेशन, ठीक है। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। मैं पैसा कमाने के लिए ही सप्लाई कर रहा हूँ, मैं कोई दान देने के लिए सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू अपन सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 के अंदर ये पढ़ते हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, राइट। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होगी वो अपनी असेसेबल वैल्यू के इक्वल होगी, लेकिन 2 कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन तो ये कि जो ट्रांजैक्शन
जो बायर और सेलर के बीच में हो रहा है वो रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, जो प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो अपन को अपनी ट्रांजेक्शन वैल्यू निकल जाती है। अब एक शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होती है, वैल्यू ऑफ जीएसटी लायबल, कि कितना जीएसटी लायबल होगा, वो अपन निकालते हैं जो सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 जो होता है ना, उसमें अपन प्लस करते हैं सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2। जैसे ही अपन इन दोनों को प्लस करते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं अपन सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 3, तो अपन के पास में अपने पास में जीएसटी लायबल कितना होगा वो अपने पास में निकल जाएगी। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए जा रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप एक बार अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके आए हो। सिर्फ एक बार आपने अगर पढ़ा भी होगा ना तो भी आप इन चीज़ों को जल्दी से समझ पाओगे। अगर मैं इसमें ज़्यादा टाइम दूंगी तो ये आपके लिए भी वेस्ट ऑफ टाइम है, और जस्ट बिकॉज क्योंकि इस टाइम पे जो अपने जैसे जिस तरीके से एग्ज़ाम इतने क्लोज आते जा रहे हैं तो अपन को क्विकली रिवीजन करना कंपलसरी है। बाकी आप ऐसी बात नहीं है कि मैं हर चीज़ को जल्दी जल्दी भगा के लेके जाऊंगी। जैसे कि आप सप्लाई में देख सकते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। मेरा टारगेट ये है कि जो इजी टॉपिक है मैं उसको जल्दी समझाऊं, और जो जहाँ पे ज़रूरत है सच में कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर एक बार के लिए इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो मैं उस टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अभी तक अपन ने इतना पढ़ा है कि सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 जो है वो अपन को ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल के देता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है वो प्राइस जो एक्चुअली पे करी गई है, ठीक है, या फिर पेबल फॉर द सेड सप्लायर मानी जा रही है। ठीक है, दो कंडीशन सेटिस्फाई, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए और प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। अपन कैसे निकालते हैं, सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में से प्लस करते हैं सब सेक्शन 2 और माइनस कर देते हैं सब सेक्शन 3, तो अपने पास में नेट लाइबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन में फिक्स क्वेश्चन बनता ही बनता है इसका, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ये क्या है कि कंप्यूट कैसे करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आता है अपने पास में प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय द सेड सप्लायर। ये अपन ने जो अभी टैक्सेबल सप्लाई पढ़ के आए हैं, ठीक है, जो भी अपन ने ये पढ़ा है ना कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, सॉरी, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो अपन को यहाँ लिख देनी है सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर अब अपन पढ़ते हैं कि सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 में जो चीज़ें वो बोल रहा था कि आपको प्लस करनी है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे ऐड करनी है। राइट, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ें मुझे ऐड करनी है एनी टैक्सेस, सैस, फीस और चार्जेस विच आर नॉट सब्स्यूम अंडर जीएसटी लॉ। कुछ जो चीज़ें थी जो जीएसटी एक्ट आने के बाद में भी, जीएसटी लॉ के बाद में भी, जो टैक्सेस, जो सैस, जो फीस और जो चार्जेस है जो सब्स्यूम नहीं हुए थे। याद हो तो जब अपन नन्हे मुन्ने थे, फॉर एक मतलब जब अपन ने स्टार्ट ही करी थी अपनी जीएसटी की रिवीजन सीरीज़, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन कौन से जो है जीएसटी के अंदर सब्स्यूम हो गए हैं और कौन कौन से हैं जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं। और मैंने उस टाइम पे भी आपको कहा था कि जीएसटी के जो सब्स्यूम नहीं हुए हैं उनको याद रखना ज़रूरी है अपने लिए। इसीलिए मैंने उस टाइम पे जीएसटी के अंदर आपको जो बेसिक लेक्चर्स थे उसमें बहुत टाइम देके बहुत अच्छे से समझाया था, जिससे आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ यहाँ पे, जिन्होंने नहीं देखा है नो प्रॉब्लम। कौन कौन से टैक्सेस है देखिए, नोट नंबर 1, टैक्सेस नॉट सब्स्यूम अंडर जीएसटी। कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सब्स्यूम नहीं हुए हैं जीएसटी के अंदर। सबसे पहले आता है अपने पास में इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी सब्स्यूम नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में ड्यूटी, डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, अदर कस्टम ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन तम्बैको। ठीक है, और जैसे म्यूनसिपल टैक्स और भी बहुत सारे हैं, बट बेसिकली यही जो है वो क्वेश्चंस में आपको यही देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने प्लस कर लिया क्या क्या, जितने भी टैक्सेस, जितने भी सैस और जितने भी फीस और जो भी चार्जेस थे जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं, वो सारी चीज़ों को आपको ऐड कर लेना है। फिर सेकंड क्या आता है, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे बट इनकर्ड और मेट बाय द रेसिपेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं किराए के घर में रहती हूँ, ठीक है, मैं किराए के घर में रह रही हूँ अगर, तो जो मेरा लैंडलॉर्ड है उसको है ना
चार्जेस पे करने थे मेरे घर के कुछ, लेकिन उसने वो चार्जेस पे नहीं करे, तो वो घर खाली कराने के लिए मेरे पास आ गए। जैसे उसने लोन वोन ले रखा था उस, मान लीजिए। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बार के लिए उसके पैसे दे दिए कि भाई साहब मैं भी तो यहाँ रहती हूँ ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। वही सेम बात जैसे कि एक बॉस है, एक सप्लायर, एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है। अगर जो एम्प्लॉयर है उसको कुछ पेमेंट करना था, लेकिन क्या करा, एम्प्लॉई ने पेमेंट कर दिया कि कोई बात नहीं सर, आप मुझे बाद में पेमेंट कर दीजिएगा। तो वो जो खर्चे होते हैं वो इस चीज़ में इंक्लूड होंगे, ठीक है। एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज़ लायबल टू पे, सप्लायर का पैसा लगना था वहाँ पे पैसा, लेकिन क्या करा, रिसिपेंट ने पे कर दिया, तो उस केस के अंदर वो चीज़ यहाँ पे प्लस हो जाएगी। जैसे कि कौन कौन से, जैसे सेलिंग कमीशन हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गया। आज मुझे यहाँ से इधर ले जाने का खर्चा था, जो कॉस्ट जो थी वो सप्लायर को पे करनी थी, लेकिन क्या करा, रिसिपेंट ने पे कर दिया कि हाँ कोई बात नहीं, आप मुझसे पैसे ले लो, मैं बाद में उनसे एडजस्ट कर लूँगा करके। वो जो खर्चे होते हैं वो वाले खर्चे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में थर्ड, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर नोट नंबर 3, ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो छोटे मोटे, जैसे कि पैकिंग एक्सपेंस, स्पेशल पैकिंग एक्सपेंस। मैं गई, ठीक है, मैंने बोला कि मुझे है ना मेरे मम्मी के लिए गिफ्ट पैक कराना है, मतलब गिफ्ट चाहिए अच्छा सा, तो मैंने एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी उनके लिए वॉच खरीदी, राइट। तो मैंने क्या बोला कि आप इसको एक काम करना है, इसको एक अच्छी सी पैकिंग में पैक करना, नॉर्मल मुझे पैकिंग नहीं चाहिए, मतलब वो पॉलीथिन वाली या फिर ऐसे, मुझे एक अच्छी पैकिंग चाहिए, मुझे गिफ्टिंग पैकिंग चाहिए। तो वो जो गिफ्टिंग पैकिंग के जो चार्जेस होंगे ना, वो चार्जेस भी आपके इंक्लूड माने जाएंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, कमीशन हो गया, इंस्पेक्शन चार्जेस, वारंटी चार्जेस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये जो है ये सारी चीज़ें प्लस होती है। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में इंटरेस्ट ऑन द लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट, ठीक है। जो इंटरेस्ट पे करा है अपन ने लेट फीस पे या पेनल्टी पे करी है अपन ने डिले पेमेंट पे, वो जो चीज़ें होगी उनको ऐड करेंगे। जैसे कि देखिए, प्राइस एक्चुअली पे करी है उन्होंने 50,000 रुपीज़, मैंने एक एग्जांपल से समझाया आपको, ठीक है। जो क्रेडिट पीरियड था वो 3 महीने का है, और जो इंटरेस्ट ऑन लेट फीस जो है वो आपका 10% है, और डिले पीरियड जो रहा है अपने पास में, वो अपने पास में रहा है कितने का, 2 महीने का। तो अब अपन ने वैल्यू ऑफ जीएसटी कैसे निकाली, 50,000 प्लस 833.33, ये 833.33 आपका निकला है 10%। देखिए ये आपका 833 कैसे निकाला है, आपको दिख रहा होगा, 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे था एक्चुअली पे करे गए थे, ठीक है। इस पे अगर लेट पेमेंट कर रहे हैं तो अपन 10% की रेट से अपन इंटरेस्ट लगाएंगे, तो इंटू 10% अपन ने करा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो है ये तो 12 महीने का हो गया, लेकिन अपन को 2 महीने का चाहिए, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 जब अपन ने करा तो अपने पास में 833.33 आंसर आ गया। इसी तरीके से मैंने ये यहाँ पे लिखा है, और इसकी वैल्यू के अंदर ऐड होके ये वैल्यू ऑफ सब जीएसटी बनेगी, राइट। मैं यही समझा रही थी आपको। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है अपने पास में फिफ्थ कि सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सेप्ट गवर्नमेंट सब्सिडी। जो सब्सिडीज होती है, जो प्राइवेट सब्सिडरी जो अपन को मिलती है, वो चीज़ तो अपन इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सब्सिडरीज होती है ना, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं अपन, ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि ये देखो एक एग्जांपल है, प्राइस चार्ज फॉर द सप्लायर, जो प्राइस चार्ज करिए सप्लायर से वो 80,000 रुपीज़ की है, अबव प्राइस आफ्टर गिविंग द एफर्ट ऑफ फॉलोइंग टू, मतलब इन दो के अंदर इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। प्राइवेट सब्सिडरी जो है वो तो 10,000 की है, और गवर्नमेंट सब्सिडरी जो है वो 15,000 रुपीज़ की है। तो इस केस में आंसर निकलेगा 80,000 प्लस 10,000 जो प्राइवेट सब्सिडरी का था, सब्सिडी का था, वो अपन प्लस कर देंगे तो अपने पास 90,000 आंसर आ जाएगा। अब बहुत बच्चे इस टॉपिक के अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो इस टॉपिक के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट। अब इसको देखिए, ये क्या कह रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा जाए कि जो
ये जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। ऑलरेडी एडजस्टेड का मतलब होता है सब्सिडी माइनस हो चुकी है, ठीक है। सब्सिडी माइनस हो चुकी है, तभी यहाँ पे देखो इन्होंने कहा था कि ऑलरेडी एडजस्टेड है ये सारी चीज़ें, तो ये माइनस हो रखी थी। तो 15,000 इसके अंदर पहले से माइनस हुआ हुआ है और 10,000 भी माइनस हो रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस कर देंगे जो अपनी प्राइवेट सब्सिडी था, इस सब्सिडी थी, इसलिए अपना 90,000 आंसर आया, ठीक है। आपको ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसे कंफ्यूज हुए बच्चे और रिज़ल्ट कम से कम निकले, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि रिज़ल्ट कम ही आएगा। कोई रिज़ल्ट अपने चाहने से ज़्यादा नहीं आ सकता। अपन रिज़ल्ट तो आज भी 10% आ रहा है, कल भी 10% आएगा, परसों भी 10% आएगा, लेकिन अपन को उस 10% की कैटेगरी के अंदर फॉल करना है, अपन को वो इतनी मेहनत करनी है। तो इतनी मेहनत करनी है तो उसके लिए अपन को ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको भी ध्यान में रखते हुए चलना है, जिस तरीके से वो अपन को कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मगर अपन कंफ्यूज नहीं होंगे और इस बार अपन पास होके निकलेंगे, राइट। तो क्या है, अगर ऑलरेडी एडजस्टेड लिखा आ रहा है तो मतलब है जो सब्सिडी है वो माइनस हो चुकी है, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडी का क्या करेंगे, उसका तो कुछ भी नहीं करेंगे अपन, क्योंकि वो माइनस हो रखी है। जो अदर सब्सिडी होगी उसको अपन ऐड बैक कर देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना, उसने कुछ कह रखा है कि ऑलरेडी एडजस्टेड है या फिर नॉट एडजस्टेड है, तो उस केस में भी अपन को यही मान के चलना है कि सब्सिडी जो है वो माइनस हो चुकी है। तो यही सेम ट्रीटमेंट होएगा। गवर्नमेंट सब्सिडी जो होगी उसमें तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन जो अदर सब्सिडी होगी वो ऐड बैक हो जाएगी, ठीक है। और एक आता है अपने पास में नॉट एडजस्टेड। नॉट एडजस्टेड के अंदर क्या होता है, सब्सिडी माइनस नहीं हुई है। सब्सिडी माइनस नहीं हुई है तो अपन क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट सब्सिडी है उसको तो माइनस कर देंगे, और जो अदर सब्सिडी है, मतलब माइनस कुछ भी नहीं हुआ तो अदर सब्सिडी ऑलरेडी पहले ही प्लस में है, तो इस चक्कर में अपन उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपन वापस से अपने इस टेबल पे आते हैं जो कंप्यूटेशन वाली है। मैंने आपको ये बता दिया। अब एक बार आप मेरे को सब लोग ये बताइए कि ये जो सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 है, इसके अंदर ये जो 5 है ये कौन कौन से हैं। आंखें बंद करिए, मैं भी इसको छुपा रही हूँ, ठीक है। आंखें बंद करिए और ना बोलिए। सबसे पहले जो जो टैक्सेस है या फिर जो जो सैल्स या फिर जो भी फीस या फिर चार्जेस जो है जो जीएसटी के अंदर सब्सिट्यूट नहीं हुए हैं, अपन उनको सबसे पहले ऐड बैक कर देंगे। सेकंड क्या बोला गया था, कोई भी अमाउंट जो सप्लायर को पे करना था लेकिन रिसिपेंट ने पे कर दिया है तो उसको अपन ऐड बैक कर देंगे। तीसरा आता है कोई से भी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको अपन वापस से ऐड बैक कर देंगे। फोर्थ है अपने पास में कोई भी इंटरेस्ट या फिर कोई भी पेनल्टी लग रही है अपनी लेट फीस पे तो अपन उसको ऐड बैक कर देंगे। अगर कोई भी प्राइवेट सब्सिडरी होगी तो उसको अपन ऐड कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडरी को ऐड नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी एडजस्टेड लिखा आ रहा है मतलब उसमें माइनस हो रखी है सब्सिडरी, तो उसके अंदर सिर्फ अपन प्राइवेट सब्सिडरी को प्लस कर देंगे। और अगर नॉट एडजस्टेड लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है जो दोनों सब्सिडरी है वो माइनस नहीं हो रखी है, वो दोनों प्लस करके एक साथ बंच में अमाउंट अपन को दे रखी है, तो उस केस में उनमें से गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस कर देंगे। प्राइवेट सब्सिडरी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो हमेशा यूं की यूं प्लस रहेगी, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ लिया है। अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 जो होता है वो अपन को वैल्यू बताता है। फिर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 जो है वो उसमें ये चीज़ें ऐड करनी है। फिर अब माइनस क्या करना है, माइनस अपन को करना है एक तो प्री सप्लाई डिस्काउंट और एक आता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। प्री सप्लाई डिस्काउंट ये होती है कि मैंने आपको है ना, प्री सप्लाई डिस्काउंट जो होती है कि जो सप्लाई होने से पहले मैंने आपको डिस्काउंट दिए थे कि जैसे बार्गेनिंग पावर्स होती है बहुत लड़कियों के पास में, बहुत लोगों के पास में, तो वो क्या होती है कि वो ऐसे होते हैं ना कि अगर इसकी चार्जेस आपको मैंने बोला कि 50 रुपये का कैलकुलेटर है तो बहुत तो ऐसे होते हैं कि नहीं हम तो 40 रुपये का ही लेंगे, तो वो 40 रुपये जो हो गया वो 10 रुपये जो है वो प्री सप्लाई डिस्काउंट है, सप्लाई होने से पहले वाला डिस्काउंट। और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मतलब जैसे आपने फॉर एग्जांपल जब अपन एसी खरीदते हैं तो अपन को ये कंडीशंस मिलती है ना कि हम आपको वारंटी या वारंटी पे है या फिर फॉर एग्जांपल नहीं, जैसे कि आपने एसी परचेज़ करा और हमने क्या कहा आपको सप्लाई होने के बाद में भी हम आपको साल भर तक की फ्री सर्विस देंगे, तो वो जो साल भर तक की फ्री सर्विस है वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। वरना मैं सर्विस लेते तो सर्विस चार्जेस तो मेरे को लगते हैं ना, तो वो जो मैंने दिया है आपको साल भर के लिए फ्री में वो एक तरीके से कंडीशन है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, और मैंने आपको सप्लाई करने के बाद वाला डिस्काउंट दिया है। जैसे ही आ जाएगा 15 सबसेक्शन 1 प्लस कर देंगे 15 सबसेक्शन 2 और माइनस कर देंगे 15 सबसेक्शन 3, तो अपने पास में नेट लाइबिलिटी आ जाएगी कि क्या नेट लाइबिलिटी है जीएसटी की।
ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क पे दे रही हूँ, आपको इनको करके लेके आना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैंने इसका सॉल्यूशन भी निकाल के दिखा रखा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इनको कि मैम आपने किस तरीके से सॉल्व करा है, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो मुझसे, और मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो। हमारा एक डिस्कशन ग्रुप बना रखा है जिसमें बच्चे डिस्कस करते हैं, जो भी कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूँगी, और इन नोट्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। टेंशन की कोई बात नहीं है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है ना, और एक क्वेश्चन ये है। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जैसे मैंने आपको कहा था सेक्शन नंबर सब सेक्शन 1 है 15 के अंदर, 2 आता है सब सेक्शन, 3 सब सेक्शन, 4 और 5, ये 5 इसमें सब सेक्शंस होते हैं। आज के अपन इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आई नो थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, मगर इस एक वीडियो के अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा वैल्यूएशन के लिए। मेरा टारगेट ये है कि आप क्विक रिवीजन करें, ना कि मेरा टारगेट ये है कि अपन बहुत छोटा छोटा करके करते जाए, क्योंकि अपन को और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिर्फ एक जीएसटी ही नहीं है जो अपन को उसी के अंदर लेके आना है। मतलब जीएसटी में अपन को अच्छे नंबर लेके आना है, क्योंकि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो फिर जीएसटी में नंबर कम नहीं आने चाहिए, राइट। तो इस वजह से अब अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? इफ़ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर द सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 देन वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन सच सेक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। और इसके अंदर अपन को रूल्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये रूल्स जो है वो सीए वालों के कोर्स में नहीं है, लेकिन सीएमए वालों के कोर्स में है। ठीक है, रूल नंबर 27 से लेके अपन को 31 तक पढ़ने होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था ना, अभी मैंने आपको सबसे पहले एक एग्जांपल लेके बताया था कि मिस्टर गोलू जो है वो मेरे चाचा का बच्चा है, तो मतलब उसकी वैल्यू तो मैं वैसे नहीं निकाल पाऊंगी क्योंकि मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया, वो मेरी टैक्सेबल वैल्यू नहीं हुई क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी के अंदर आ गया था, 2 कंडीशन पूरी सेटिस्फाई नहीं कर पाया वो। लेकिन मिस्टर मोलू जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर पाया था। तो अभी तक अपन ये तो सीख पाए कि मिस्टर मोलू की मैं वैल्यू कैसे निकालूंगी। अब मुझे ये पता करना है कि मिस्टर गोलू की वैल्यू कैसे मैं निकालूंगी। ठीक है, तो उसके लिए अपन को सेक्शंस के पास, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 4 के पास जाना पड़ेगा, और वो ये बोलेगा कि काम करो, अब रूल के पास में जाओ। कौन कौन से रूल? रूल नंबर 27 से लेके 31 तक आपको रूल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल आता है अपने पास में, रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस वेयर कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि आपको ये बॉक्स परचेज करना था, इस बॉक्स की जो प्राइस है वो मैंने आपको कहा कि 100 रुपीज़ का बॉक्स है। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि ठीक है मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा, लेकिन ये इसके मेरे पास पूरे 100 रुपीज़ नहीं है, मैं एक काम करता हूँ आपको है ना 60 रुपीज़ तो इसमें दे देता हूँ, और जो रिमेनिंग होगा वो मैं आपको इस कैलकुलेटर से दे देता हूँ। मतलब मेरे पास क्या है, एक गुड्स आया है साथ में, मेरे को मनी के साथ में कोई एक दूसरी चीज़ प्रोवाइड हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा जो कंसिडरेशन है वो होली इन मनी के अंदर नहीं है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ है। ठीक है, कुछ होली इन मनी में नहीं है, ये अपन इसमें सीखेंगे। फिर नेक्स्ट अपन क्या सीखेंगे रूल नंबर 27 में? रूल नंबर 27 में अपन ये सीखेंगे द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब रिलेटेड पर्सन और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर अपन सर्विस कर रहे हैं, मतलब सर्विस का सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या फिर सर्विस की, तो उस केस के अंदर जो भी होगा ट्रीटमेंट वो अपन इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास में रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 के अंदर अपन ये पढ़ते हैं द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू द एजेंट। अगर किसी एजेंट के थ्रू अपन को वैल्यू जो है गुड्स की वो अपन को सप्लाई हुई है, तो उस केस का ट्रीटमेंट इसमें होगा। रूल नंबर 30 क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ सप्लाई और गुड्स और सर्विस ऑन द कॉस्ट बेसिस, ये कॉस्ट बेसिस। और 31 अपने आता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अगर आपको कहीं नहीं निकला तो इसके पास में आ जाओ, ये आपको बता देगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के थ्रू। ठीक है, एक बार आप इन सबको लिख लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार पानी पी लूँ। आई होप आपने ये सारी चीज़ें लिख ली हो, रूल सारे के सारे, या फिर आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं रूल नंबर 27 से। कि रूल नंबर 27 कहता क्या है सबसे पहले। ठीक है, रूल नंबर 27 में आपको क्या कहा था कि जो मेरे को कंसिडरेशन है वो पूरा प्रॉपरली मनी के अंदर नहीं मिला है, मुझे थोड़ा सा कुछ दूसरे
चीज़ भी मिली है, ठीक है। तो ये किस पे एप्लीकेबल होगा, पार्टली मनी, पार्टली नॉन मनी और होली नॉन मनी के केस के अंदर जब भी होगा आपको कंसिडरेशन, तो आप इस रूल के पास में आएंगे और ये रूल बता रहा है कैसे क्या निकालेंगे। ये से कह रहा है सबसे पहले आप ये देखिए कि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई कितनी है। फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप, ये उसने मुझे कैलकुलेटर अदर देन मनी फॉर्म में इसने मुझे दिया था, तो मैं मार्केट में गई, मैंने इसको ढूंढा कि इसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। कोई तो बोल रहा है ये 100 रुपये का, कोई बोल रहा है ये 50 रुपये का, कोई बोल रहा है 10 रुपये का, कोई बोल रहा है कि ये तो कचरा है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मतलब मैं ओपन मार्केट वैल्यू में गई, लेकिन मुझे ओपन मार्केट वैल्यू में समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी ओपन मार्केट वैल्यू में चीज़ क्या है, मतलब इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी होगी। अगर मुझे ये नहीं पता चल पा रहा तो फिर मुझे वो रूल कह रहा है कि अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यूज़ की नहीं पता चल पा रही है तो आप एक काम करिए, जो आपकी एक्चुअल मनी है, जितना मेरे को मनी में मिला, मतलब 60 रुपीज़ जो मुझे मनी में मिले थे वो प्लस कर दो जो उसके काइंड का जो है ना, मनी वैल्यू इन काइंड जो कंसिडरेशन में मिली है, मतलब इसकी जो वैल्यू है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इसकी वैल्यू कितनी है, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कितनी है, ठीक है। तो उस केस के अंदर मेरा यहाँ से नहीं निकल पा रहा, तो मैंने ये भी नहीं हो पा रहा, तो फिर वो रूल कह रहा है कि अगर आपसे इससे भी नहीं निकले जा रहा तो आप थर्ड पे आओ। थर्ड क्या कहता है, इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट डिटरमाइंड अंडर पॉइंट 1 और 2 देन द वैल्यू ऑफ सप्लाई और लाइक काइंड और क्वालिटी। तो इसकी जो लाइक काइंड और क्वालिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल कैसियो का ये कैसियो का कैलकुलेटर है, इसकी वैल्यू मार्केट के अंदर कैसियो की मेरे को पता नहीं चल पा रही कि कैसियो की कितनी हो, बट मुझे सिटीजन का जो कैलकुलेटर है मुझे उसकी पता है कि वो वैल्यू 200 रुपये की है, तो मैं ये मान के चल लूँगी कि ये 200 रुपये पड़ रही है मेरे, ठीक है। इस तरीके से जो इसके सेम काइंड, लाइक और टाइप में जो होगी क्वालिटी के अंदर, अपन उसको इससे क्या कहते हैं उसको, जो इसकी सिमिलैरिटी में होगा ना, लाइक जो भी इसकी सेम वैल्यू हो या फिर सेम टाइप की सप्लाई हो रही हो या सेम काइंड की जो क्वालिटी हो, ठीक है, गुड्स हो, सेम कान में आ रहा है, तो उस चीज़ की अपन वैल्यू ले लेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि सेम मुझे पता ही नहीं चल पा रहा, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ द वैल्यू नॉट डिटरमाइन अंडर पार्ट 1, 2, 3 देन रेफर सेक्शन रूल 30 एंड 31 इन द ऑर्डर, इन सेम ऑर्डर, मतलब पहले अपन को 1 में जाना पड़ेगा, फिर 2 पे, फिर 3 की कंडीशन, फिर 4 की कंडीशन। अगर 4 नहीं हो रही तो उसके बाद में अपन 5 के पास में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। फिर रूल नंबर 28 पढ़ते हैं। रूल नंबर 28 क्या कहता है, रूल नंबर 28 कहता है कि अगर आपने जो सप्लाई करी है ना वो आपने रिलेटेड पर्सन या फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में करी है, ठीक है। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी सेम वही, सबसे पहले आपको चेक करनी पड़ेगी ओपन मार्केट वैल्यू में उस सप्लाई की क्या वैल्यू है। नहीं पता चल पा रही तो आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा अंडर, if the value not determined under point 1 and 2 then the value of supply of like kind and quality, जो भी उसकी like kind और quality की जो चीज़ होगी अपन उसके अंदर देखेंगे। अगर अपन को फिर भी नहीं पता चल पा रहा तो सेम अपन रूल नंबर 30 और रूल नंबर 31 के पास में जाएंगे। फिर अपने पास में आता है रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई करी है किसी चीज़ की या फिर एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई करी है, तो उस केस के अंदर अपन कैसे निकालेंगे, तो उस केस के अंदर अपन ऐसे निकालेंगे, जो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू होगी ना वो लेंगे और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रेसिपेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ये रहा, ए जो है, ए ने बी को सप्लाई करी है, बी ने सी को करी है। ए ने बी को तो 0 रुपीज़ में सप्लाई करी है, ठीक है, उसने उसको फ्री में दे दिया। लेकिन जो बी है, बी ने सी को सप्लाई करी 55 रुपीज़ में। इसमें क्या बोला गया है, रेसिपेंट ने चार्ज करी है, मतलब ए सप्लायर नहीं बोला कि सप्लायर ने दूसरे से कितनी चार्ज करी है। ओपन मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लो इसकी 50 रुपये आ रही है किसी चीज़ की सप्लाई की, और मतलब चिप्स भेजी है, देखो ए ने बी को चिप्स दी है जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू है 50 रुपये, लेकिन उसने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, ठीक है। फिर आगे जो बी है जिसको रिसीव हुआ है वो चिप्स, उसने आगे किसी को सेल करा है, सी को करा है, और उसने प्राइस चार्ज करी 55 रुपीज़।
तो क्या होगा 50 रुपीज़ और 55 रुपीज़ का 90%, जो कि अपने पास में आएगा 49.5। इन दोनों में से विच एवर इज़ लोअर जो होगा ना, अपन उसकी वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, तो अपने पास में फर्स्ट में अगर अपन देखें इसी एग्जाम्पल के थ्रू, तो अपने पास में वैल्यू निकल गई, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी 49.5 रुपीज़ की। ठीक है, दूसरा केस क्या आता है अपने पास में, अगर अपने मान लो इसके अंदर नहीं निकल पा रही है, तो क्या बोलेंगे, इफ़ द वैल्यू डिटरमाइन अंडर पॉइंट 1 नॉट डिटरमाइन अंडर 1 देन रेफर रूल नंबर 30 एंड 31। ठीक है, अब अपन ने एक बार के लिए 3 रूल पढ़ दिए। मैं एक बार आपको सबसे पहले 3 रूल रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहला रूल 27 अपन को ये कहता है कि अगर आपने सप्लाई करी है गुड्स या फिर सर्विस की, लेकिन आपको जो कंसिडरेशन मिला है वो प्रॉपरली मनी फॉर्म में नहीं मिला, आपको कुछ जो है वो पार्टली मनी के अंदर है, वो पार्टली नॉन मनी के अंदर है। ठीक है, या फिर होली नॉन मनी के अंदर है, तो क्या कह रहा है ये रूल, सबसे पहले ये देखो कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या है उसकी। अगर आपको पता नहीं चल पा रही ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, तो आप क्या करो, जितना आपका मनी मिला है वो, और जो उस काइंड सेम मतलब उसके काइंड की जो वैल्यू है, द मनी वैल्यू ऑफ इन काइंड, जो उस मनी है मतलब जो उस काइंड की जितने पैसे की है वो लिख दो और प्लस करके निकाल लो। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, अगर उससे नहीं निकल पा रहा तो अपन जाएंगे रूल नंबर 30 और 31 के पास में। नेक्स्ट अपन ने रूल पढ़ा था 28। रूल नंबर 28 क्या कहता है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है या गुड्स है अपन ने करी है, ठीक है, अगर रिलेटेड पर्सन या फिर डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर करी है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या पढ़ा अपन ने, उस केस में अपन ने ये पढ़ा कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या है उसकी सप्लाई, सच सप्लाई की, वो देख लो। अगर वो पता नहीं चल पा रही है अपन को इसमें, तो वो आप रूल नंबर 30 और रूल नंबर 31 के पास चले जाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट, मतलब अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई करी है या फिर एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई करी है, इन दोनों केस के अंदर क्या करेंगे अपन, जो ओपन मार्केट वैल्यू होगी वो लेंगे और 90% प्राइस चार्ज बाय द रिसिपेंट, याद रखिएगा रिसिपेंट लिखा है यहाँ पे, ए ने बी को करी है ये फ्री में करी हो, इससे नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है बी ने जो सी को करी है, ये जो है रेसिपेंट ने आगे जो सप्लाई करी है उसका 90% लेना है अपन को। उन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो अपन ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में, अगर इस तरीके से नहीं निकल पा रही तो क्या करना है आपको, रूल नंबर 30 और 31 के पास जाना है। अब सब लोग ही अपन को बोल रहे हैं 30 और 31 के पास जाना है, तो पता तो करे कि 30 है क्या। रूल नंबर 30 क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई और गुड्स और सर्विस ऑन कॉस्ट बेसिस। ये क्या कहता है, इफ़ द वैल्यू डिड नॉट डिटरमाइन अंडर रूल 27, 28 और 29 के अंदर, अगर अपन वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो अपन को क्या करना है, 110% ले लेना है, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का या कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, इन सब का अपन 110% ले लेंगे, तो अपन के पास में जो हुआ आएगा वो अपनी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अब रूल नंबर 31 क्या आ रहा है, रूल नंबर 31 ये कह रहा है कि अगर आपका जो है जो वैल्यू है वो आप अगर अपन रूल नंबर 30 के अकॉर्डिंग भी नहीं निकल पा रहे, तो उस केस में क्या करेंगे, इफ़ द वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन अंडर रूल 27 और 30 देन द वैल्यू शैल बी डिटरमाइन बाय डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट होगा वो एक रीजनेबल मीन्स के थ्रू एक अच्छा सा वो निकालेगा अमाउंट, और वो बता देगा आपको कि आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई इतनी होगी। ठीक है, एक आता है अपने पास में रूल नंबर 31 सबसेक्शन ए, 31A, रूल नंबर 31A। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वैल्यूएशन इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस। अगर ये चीज़ें हो रही है, क्या क्या, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस हो रही है, तो उस केस के अंदर अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी शैल बी डिटरमाइन डीम टू बी कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 128 ऑफ द हायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो भी फेस वैल्यू ऑफ द टिकट या फिर जो भी प्राइस चार्ज करी गई है एज ए नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय अ ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, इस बेसिस पे अपन निकाल लेंगे। क्या कहा, 100 डिवाइड बाय 128% करेंगे, किसका करेंगे, जो भी फेस वैल्यू होगा ऑफ द टिकट या फिर जो प्राइस नोटिफाई करी गई है ऑफिशियल गैजेट के अंदर उसका। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको करेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको
15 सबसेक्शन 1 पढ़ा चुकी हूँ। 15 सबसेक्शन 1 अपन को ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में बताता है। 15 सबसेक्शन 2 अपन को ये बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है। अपन को 5 चीज़ें इंक्लूड करनी होती है। जितने भी टैक्सेस हैं जो सब्सिड्यूम नहीं हुए हैं जीएसटी के अंदर, अपन को उनको ऐड कर लेना है। फिर 2 अपन को ये बताता है कि जो भी अपन सप्लायर को खर्चा था लेकिन रिसिपेंट ने पे कर दिया तो उसको पे कर देना है। तीसरा मैंने आपको बताया था इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो। चौथा मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इंटरेस्ट पे करा है, इंटरेस्ट ऑन लेट फीस पे, या फिर आपने पेनल्टी चार्ज हुई है, ठीक है, तो वो प्लस कर लेंगे। सब्सिडी जो अपन को मिलती है गवर्नमेंट से वो उसका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अपन को सब्सिडी मिली है तो अपन उसको ऐड कर लेंगे। फिर 15 सबसेक्शन 3 मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपन को माइनस करनी है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर कंप्यूटेशन के टाइम पे। एक है प्री सप्लाई डिस्काउंट और एक है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अपन ने ये पढ़ा था, तब अपन को वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाती है। फिर मैंने आपको कहा था सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 4 क्या है। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 4 ये है कि अगर अपन को वैल्यू 15 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग नहीं निकल पा रही है तो अपन रूल्स के पास जाएंगे, और वो रूल्स क्या बोलते हैं कि अपने पास में कुछ केसेस है। सबसे पहला केस अपन को ये बोलता है कि अगर रूल 27 क्या है, रूल 27 ये बोलता है कि अगर आपको होली इन मनी के अंदर पैसा नहीं मिल पा रहा है तो क्या करोगे। अगर आपको होली इन मनी के अंदर पैसा नहीं मिल पा रहा तो सबसे पहले आप ओपन मार्केट वैल्यू चेक करोगे। अगर ओपन मार्केट वैल्यू आपको पता नहीं चल पा रही है तो जितना पैसा आपको कैश में मिला है वो और जो उसकी मार्केट में वैल्यू है वो अपन प्लस करके और आंसर निकाल लेंगे। अगर अपन को ये नहीं पता चल पा रहा है कि उसकी ओपन मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है तो अपन क्या करेंगे, जो उसके सेम काइंड लाइक टाइप के अंदर जो भी होगी अपन उसकी वैल्यू ले लेंगे। अगर अपन को ये नहीं पता चल पा रही है तो अपन रूल नंबर 30 या फिर 31 के पास में जाएंगे। फिर अपन ने पढ़ा था रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 ये कहता है कि अगर अपन ने रिलेटेड पर्सन या फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर ट्रांजेक्शन करा है तो उस केस में क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपन ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं होगी तो सेम काइंड टाइप और लाइक के अंदर अपन उस वैल्यू देखेंगे। अगर अपन को वो पता नहीं चल पा रही है तो अपन रूल नंबर 30 और 31 के पास में जाएंगे। फिर अपन ने पढ़ा था रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 क्या कहता है, व वैल्यू ऑफ सप्लायर और गुड्स जो है वो एजेंट के थ्रू करिए, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई करी है फिर एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई करी है, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, जो भी ओपन मार्केट वैल्यू है वो और 90% ऑफ द जो 90% जो रिसिपेंट ने चार्ज करा है आगे उसका ले लेंगे विच एवर इज़ लोअर। वो अगर वैल्यू नहीं निकल पा रही है अपन की तो अपन क्या करेंगे, रूल नंबर 30 और 31 के पास में जाएंगे। रूल नंबर 30 क्या है अपने पास में नेक्स्ट, वो ऐसे बोलता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन द कॉस्ट बेसिस। कॉस्ट बेसिस के अकॉर्डिंग वो ऐसे कहता है कि अगर तुम्हारी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 27, 28 और 29 के अकॉर्डिंग नहीं निकल पा रही है तो तुम क्या करो, जो भी तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या फिर जो भी तुम्हारी सर्विस की चार्जेस है उसका 110% ले लो तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। फिर और क्या बोलता है रूल नंबर 31 क्या आता है, बेस्ट जजर असेसमेंट। ये ऐसे बोलता है कि अगर तुम्हारी जो वैल्यू है 28, 29, 30 27, 28, 29, 30 के अंदर नहीं निकल पा रही है तो तुम क्या करो, तुम्हारा बेस्ट जजमेंट मतलब जो भी डिपार्टमेंट एक अच्छे से डिपार्टमेंट वाइज जो भी होगा वो एक वैल्यू आपको सर्टेन कर देगा और वो बता देगा कि इस वैल्यू से अपन को चार्जेस निकालने हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये रूल्स पढ़ा दिए हैं। अब इसके आगे के जो रूल्स है मतलब रूल नंबर अपना क्या है, सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 5 अपन पढ़ने वाले हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर क्या, रूल नंबर सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 5 जिसके अंदर से अपन रूल पढ़ेंगे रूल नंबर 32 से लेके 35 तक आते हैं। ठीक है, ये स्पेशल केसेस होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना कंपलसरी है आपके लिए। मैं तो यही बोलूँगी जस्ट बिकॉज बहुत से इंस्टीट्यूट इसमें से क्वेश्चंस बनाते हैं। क्या कहता है रूल नंबर, सबसे पहले पढ़ते हैं रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाई। कौन कौन सी, अगर सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 2 ये बोलता है मनी चेंजिंग के केस में, 32(3) ये कहता है एयर ट्रैवल के एजेंट में, सबसेक्शन 4 कहता है LIC प्रीमियम, सबसेक्शन 5 अपन को कहता है डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स और सबसेक्शन 6 कहता है वाउचर, कूपन और टोकन एक्सेट्रा। इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन रूल नंबर 32 सबसेक्शन 2 क्लॉज A। ठीक है, जिसके अंदर क्या बोला गया है, मनी चेंजिंग का। मनी चेंजिंग एक तो अपने पास में कंपलसरी होता है और एक अपने पास में ऑप्शनल होता है, राइट। तो मैं आपको सबसे पहले कंपलसरी वाला बताती हूँ। अगर एक कंट्री जो है वो इंडिया है और नन ऑफ इंडियन करेंसी, मतलब जो मनी चेंजिंग है, अगर जो मनी चेंज अपन करा रहे हैं वो इंडियन करेंसी के अंदर करा रहे हैं या फिर इंडियन करेंसी से किसी दूसरी करेंसी के अंदर करा रहे हैं, उनमें से एक एलिमेंट जो है वो इंडियन करेंसी का आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा,
वन करेंसी इन इंडियन रुपीज़, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो आरबीआई की रेफरेंस रेट होगी ना अवेलेबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन दूसरा राइज होता है। अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो जो भी क्रॉस करेंसी है जो एक्सचेंज वाली, उसका 1% अपन निकाल देंगे और अपन को आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है कि अगर आपको आरबीआई की रेफरेंस रेट जो है वो अपने पास में अवेलेबल है तो जो भी अपने पास में बी आर माइनस आर आर या फिर एस आर माइनस आर आर, अब ये जो बी आर है, बी आर का मतलब है बाइंग रेट, बाइंग रेट में से अपन जो भी रेफरेंस रेट है आरबीआई की रेफरेंस रेट उसको माइनस करके अपन जो भी टोटल वैल्यू जो अपनी है, टोटल यूनिट्स जो अपन उसमें कन्वर्ट करा रहे हैं वो उससे इंटू कर देंगे। और अगर अपन सेलिंग, जो भी सेलिंग रेट है उसमें से माइनस कर रहे हैं अपन रेफरेंस रेट, तो अपने पास में निकल जाएगी और उसको इंटू कर देंगे अपन टोटल रेट, टोटल यूनिट से। अब एक्स को, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ ये जो बी आर और सी आर वाला केस, बी आर और एस आर वाला केस किस केस में होगा। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो आप गुड्स, तो एक्सपोर्ट के गुड्स में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब अपन बाहर से यहाँ पे मंगा रहे हैं, तो अपन बाय कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो अपन बाय कर रहे हैं तो अपन उस टाइम पे अपन बाइंग रेट में से माइनस कर देंगे जो भी आरबीआई की रेफरेंस रेट है उसको, और जितनी भी टोटल यूनिट है उससे इंटू कर देंगे। अब इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब अपन यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, तो अपन सेल कर रहे हैं, तो जो भी अपनी सेलिंग रेट होगी उसमें से माइनस कर देंगे अपन रेफरेंस रेट आरबीआई की और अपन टोटल यूनिट से इंटू कर देंगे, तो अपन को पता चल जाएगा कि क्या जो होगी मनी चेंजिंग की, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन वो अराइज हो गया कि एक जो है वो करेंसी वो इंडियन रुपीज़ के अंदर आ रही है, एक आती है केस अपने पास में वो इंडियन रुपीज़ के अंदर नहीं आ रही, तो क्या करेंगे, तो अपन ये देखेंगे जो फॉरेन करेंसी की रेट्स होगी, जो रेफरेंस रेट होगी 1 उससे इंटू कर देंगे, और रेफरेंस रेट नंबर 2 जो भी 2 रेट्स होगी उनकी उसको इंटू कर देंगे। मतलब दो करेंसी है, फॉर एग्जांपल डॉलर और अपन यूरो, इन दोनों के अंदर कन्वर्ट करा रहे हैं, तो उन दोनों की जो भी रेफरेंस रेट होगी ना फॉरेन करेंसी की, तो वो अपन इंटू कर देंगे और उनमें से जो भी विच एवर इज लेस होगी ना वो अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास में सेक्शन रूल नंबर 32 क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए, ठीक है। अब इसका क्लॉज बी जो है ये ऑप्शनल होता है, ये इसके अंदर कंपलसरी नहीं है। क्या है, मनी चेंज करा रहे हैं अगर अप टू 1 लाख रुपए तक करा रहे हैं तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज या फिर 250 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर होगा वो ले लेंगे। दूसरा केस आ रहा है कि अगर जो आप मनी एक्सचेंज करा रहे हो वो अप टू 1 लाख रुपीज़ से 10 लाख रुपए तक का है, तो 1000 प्लस 0.5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट अगर वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है और 10 लाख रुपए तक का है, ठीक है। तो उस केस में तीसरा केस आता है अबव 10 लाख जो है वो 1000 प्लस 4500 प्लस 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट और मोर देन 10 लाख, तो इस केस में ये, या फिर जो 60,000 रुपीज़ विच एवर इज़ लेस, ये जो है कि क्वेश्चन में कभी नहीं आया आज तक, तो मैंने देखा नहीं कि ये कभी आया है। जो बेसिकली आता है वो यही आता है, तो आप इसी को अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको एक बार वापस रिकॉल करा देती हूँ। मैंने क्या बोला, मनी चेंजिंग का क्या है, मनी चेंजिंग के अंदर अगर एक इंडियन करेंसी है तो उस केस में क्या करेंगे, तो अपन ये देखेंगे कि आरबीआई ने रेफरेंस रेट दी है या नहीं दी है। अगर आरबीआई ने रेफरेंस रेट नहीं दे रखी है तो जो भी ग्रॉस करेंसी है एक्सचेंज वाली उसको इंटू करके 1% निकाल देंगे। अगर अपन को ये पता है कि आरबीआई की रेफरेंस रेट क्या है, अवेलेबल है, अगर अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस केस में अपन बाय कर रहे हैं, मतलब बाइंग रेट में से अपन माइनस कर देंगे जो भी आरबीआई की रेफरेंस रेट है और इंटू कर देंगे जितनी भी टोटल यूनिट्स अपन करा रहे हैं, तो इससे अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगी। अगर अपन इंपोर्ट करा रहे हैं मतलब अपन सामान खरीद रहे हैं, तो जो भी इंपोर्ट करा रहे हैं मतलब अपन सामान बेच रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो भी सेलिंग रेट होगी उसमें से माइनस कर देंगे जो भी आरबीआई की रेफरेंस रेट होगी और टोटल यूनिट से इंटू करके अपन निकाल लेंगे। अब दूसरा केस इसमें क्या आता है कि अगर जो है वो इंडियन करेंसी के अंदर एक भी, दोनों जो एक्सचेंज करा रहे हैं उन दोनों में से एक भी इंडियन करेंसी के अंदर नहीं है, तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट होगी दोनों करेंसीज में उनको अपन निकालेंगे, और उन दोनों फॉरेन करेंसीज को जो अपन ने आरबीआई की रेफरेंस रेट, मतलब उनकी खुद की जो आरबीआई की रेफरेंस रेट होगी उनसे इंटू करा अपन है, तो इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया। ये 2 मैंने आपको बताया था, ये ऑप्शनल है, एक बार आप इसका देख लेगा, रीड कर लीजिएगा, इसमें से कभी क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। अब आता है अपने पास में रूल नंबर 32 सब सेक्शन 3, ठीक है, क्लॉज। वो क्या बोलता है, एयर ट्रैवलिंग एजेंट के केस में अगर आपने बुक कराई है डोमेस्टिक बुकिंग, अगर आपने डोमेस्टिक बुकिंग कराई है तो उस केस में जो भी 5% ऑफ बेसिक फेयर होगा वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाएगा, और अगर आपने इंटरनेशनल बुकिंग कराई है तो आपको 10% ऑफ बेसिक फीस जो होगा, फेयर जो होगा वो ले लेना है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है अपने पास में रूल नंबर 32 क्लॉज 4। क्लॉज 4 के अंदर अपन को क्या बताता है, वो अपने को बोलता है LIC प्रीमियम के केस के अंदर अगर आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है ना, तो जो भी प्रीमियम अमाउंट है उसका 10% निकाल लीजिए, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। लेकिन दूसरी अदर पॉलिसी आपने ली है, मतलब सिंगल प्रीमियम पॉलिसी नहीं ली आपने, तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होगा ना उसका तो 25% और सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो भी होगा वो 12.5% ले लेंगे अपन, वो आ जाएगी अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या बोला मैम, मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज़ एक बार वापस बताओ, ठीक है, कोई बात नहीं, बताते। मैं क्या कह रही हूँ, LIC जो प्रीमियम होता है, एक तो होता है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी और एक अपनी होती है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी नहीं होती, जो अदर पॉलिसीज होती है। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट है आपका, उसको अपन इंटू कर देंगे 10% से, तो अपनी वो आ जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अदर पॉलिसी के अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर की प्रीमियम होगा उसका 25% ले लो, वो आपकी निकल जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और जो सब्सिक्वेंट ईयर्स के अंदर जो आने वाली प्रीमियम होंगे उनका अपन 25% नहीं लेंगे, उनका अपन सिर्फ 12.5% लेंगे, वो अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपने पास में रूल नंबर 32 सबसेक्शन 5। ठीक है, वो क्या कहता है, डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स के केस में क्या करते हैं, इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनती है, जितने में मैंने सामान बेचा उसमें से माइनस कर दूंगा जितने में मैंने खरीदा। फॉर एग्जांपल, मैं ये कैलकुलेटर 100 रुपये का खरीद के लेके आया हुआ और मैंने इसको 150 रुपये में बेच दिया, तो जो 50 रुपये है वो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में रूल नंबर 32 क्लॉज 6। ठीक है, वो क्या बोलता है, टोकन, वाउचर और कूपन। ये क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू जो भी मनी वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर सर्विस और बोथ रिडीमेबल अगेंस्ट सच टोकन वैल्यू और कूपन, वो हो जाएगी, मतलब उसकी जो रिडम्पशन वैल्यू होगी, वो वाली वैल्यू जो भी होगी वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, अब ये अपन ने पढ़ लिया रूल नंबर 22। रूल नंबर 22 के अंदर अपन ने 6 क्लॉजेस 6 सब सेक्शन पढ़े हैं। सबसे पहले वाला अपन ने जो पढ़ा है वो मनी चेंजिंग का पढ़ा है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर अपन ने एयर ट्रैवलिंग एजेंट का पढ़ा है, जिसमें अगर डोमेस्टिक है तो 5% और इंटरनेशनल है तो 10%। फिर मैंने आपको LIC प्रीमियम बोला था, इसका LIC प्रीमियम अगर सिंगल प्रीमियम है तो 10% लेना है अपन को प्रीमियम का, और अगर अदर पॉलिसी है तो फर्स्ट ईयर में तो 25% लेंगे और जो सब्सिक्वेंट ईयर्स में अपन 12.5% वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लेंगे। फिर मैंने उसका आपको सबसेक्शन 5 में क्या कहा था, डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जितने में मैं सामान खरीद के लेके आई हूँ उसमें से मैं माइनस कर दूंगी जितने में मैंने बेच दिया, जो भी अमाउंट आएगी वो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको 6 जो था इसका सबसेक्शन, उसमें कहा था टोकन, वाउचर और कूपन एक्सेट्रा। इसमें मैंने आपको क्या कहा, जो मनी वैल्यू ऑफ गुड्स की और सर्विस की और बोथ सॉरी रिडम्पशन अगेंस्ट सच टोकन, तो वो जो भी होगी उसकी रिडम्पशन वैल्यू जो भी होगी वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। सॉरी, रूल नंबर नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं रूल नंबर 33। अपन को 35 तक पढ़ना है। तो रूल नंबर 33 क्या है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इन केस ऑफ प्योर एजेंट। तो प्योर एजेंट के केस में कैसे निकालेंगे, जो भी वैल्यू डायरेक्टली अपन को गिवन होगी। रूल नंबर 34 अपन को ये बताता है, वी विल डिस्कस इन कस्टम। कस्टम के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। रूल नंबर 35 जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ GST, मतलब अगर अपन को वैल्यू जो सप्लाई की इंक्लूड GST है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिए थे यूटिलाइजेशन वाले टाइम पे, तब मैंने आपको ये समझा दिया था कि अगर अपन को वैल्यू सप्लाई की वैल्यू के अंदर अगर GST इंक्लूडेड है तो उसको कैसे अपन इग्नोर करते हैं। जो भी टोटल वैल्यू होती है GST को इंक्लूड करते हुए की, उसको डिवाइड कर देंगे 100 प्लस जो भी GST की रेट है और इंटू कर देंगे 100 से, तो अपन को पता चल जाएगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है अपनी। ठीक है, इसी के साथ में मैंने आपको पूरा का पूरा वैल्यूएशन चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। मैंने आपको आज दो चेक पॉइंट्स पढ़ाए हैं। मैंने सबसे पहले चेक पॉइंट आपको पढ़ाया था, चेक पॉइंट नंबर 4, जिसके अंदर मैंने टैक्सेबल सप्लाई पढ़ाई है आपको। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होता है जो रजिस्टर्ड है या फिर लाइबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 या फिर 24 के अंदर है। फिर मैंने आपको वैल्यूएशन पढ़ाया था। वैल्यूएशन के अंदर मैंने आपको सेक्शन नंबर 15 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 पढ़ाया मैंने आपको क्लॉज 1 के अंदर अपन को ये पढ़ाया था जो टैक्सेबल वैल्यू होती है। क्लॉज 2 ये होता है कि कौन कौन सी चीज़ों को अपन को इंक्लूड करना है। क्लॉज 3 होती है कि कौन कौन सी चीज़ों को अपन को एक्सक्लूड करना है। फिर अपन ने सबसेक्शन 4 पढ़ा था, वो ये बताता है कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो अच्छे से नहीं निकल पा रही है उन बेसिस पे, तो आप रूल नंबर सबसेक्शन 4 के पास आ जाओ। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से रूल होता है। रूल नंबर 27, 28, 29, 30, 31। 27 बोलता है होल्डिंग इन मनी नहीं होता। 28 बोलता है अगर आपने रिलेटेड पार्टी के अंदर करा है। 29 आपको ये बोलता है कि अगर आपने एजेंट के थ्रू करा है
और 30 ये बोलता है कि अगर वैल्यू नहीं निकल पा रही तो 110% निकाल लो, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, कॉर्पोरेशन, उन सब का। और 31 ये बोलता है कि अगर आपको इन सब में से किसी में भी नहीं निकल पा रही है तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओ अपने रूल नंबर, तो जो भी आपका एजेंट हो, मतलब जो एक अच्छे से आपको बेस्ट जजमेंट के थ्रू निकाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको कहा कि अगर आपकी वैल्यू इनसे भी नहीं निकल पा रही है तो अपन सबसेक्शन 5 क्लॉज इसके पास जाएंगे, ठीक है। वो क्या बोलता है कि वैल्यू डिटरमाइन करनी है अपन को, तो अपन रूल नंबर 32 से लेके 35 तक पढ़ेंगे। रूल नंबर 32 अपन को बोलता है मनी चेंजिंग के केस में, मनी चेंजिंग के केस में अपन ये देखेंगे कि अपन को आरबीआई की रेट दे रखी है या नहीं दे रखी, और दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि उनमें से दोनों में से एक करेंसी इंडियन करेंसी है या नहीं है। एयर ट्रैवलिंग एजेंट के अंदर केस के अंदर डोमेस्टिक में 5% है, इंटरनेशनल में 10% है। LIC प्रीमियम के अंदर अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो उस केस में तो 10% हो जाएगा जो भी प्रीमियम अमाउंट है, और अगर अदर पॉलिसी तो उस केस में पहले तो अपन 25% निकालेंगे और फिर उसके बाद में 12.5% अपन निकालेंगे। फिर अपने पास में आता है डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स के केस के अंदर। अगर सेकेंड हैंड गुड्स का केस है तो उस केस में क्या करेंगे अपन, जो भी जितने भी अमाउंट मैंने सेल करा है और जितने भी परचेज करा है वो माइनस करके मेरे पास आंसर आ जाएगा। वैल्यूएशन और टोकन और कूपन वाले केस के अंदर क्या करेंगे, जो भी रिडम्पशन वैल्यू होगी वो आपकी वो हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या कहा था, रूल नंबर 33 क्या होता है, रूल नंबर 33 होता है प्योर एजेंट के केस के अंदर अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं। 34 जो होता है वो अपन कस्टम के अंदर पढ़ेंगे। 35 जो है वो इंक्लूजन ऑफ GST वैल्यू अगर आपको सप्लाई में दे रखी है तो उसको कैसे हटाएंगे, उसको क्या करेंगे, जो भी अपन टोटल वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देंगे अपन 100 प्लस GST रेट से और इंटू कर देंगे 100 से, तो इस तरीके से अपना ये निकल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में मेरा आज चेक पॉइंट नंबर 4 और चेक पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट होता है। प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वरना आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, और साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दूंगी। मैं कल मैं अपनी जो रिवीजन सीरीज़ थी उसके अंदर कल लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं आपको नहीं प्रोवाइड करा पाई थी। आज मैंने आपको 2 पॉइंट कंप्लीट करा दिए हैं, इसलिए चेक पॉइंट नंबर 4 और चेक पॉइंट नंबर 5। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और मेरे एफर्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं कि मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतने लोगों को ये शेयर करिए जिससे उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। पढ़ाई में कभी भी स्वार्थ नहीं देखते, हमेशा फ़ायदा देखते हैं। अगर आप, क्योंकि ये मान के चलिए कि जो पढ़ाई आप कर रहे हो पढ़ाई सब कर रहे हैं, तो सब बराबर ही पढ़ रहे होंगे। आप में क्या चीज़ की अच्छाई है वो देखने की चलती है। तो इंसान अच्छा बनना है अपन को, और इस बार अपन को CMA इंटर पास करके दिखाना है, राइट। तो ऑल द बेस्ट और थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।